सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी आधार की इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वितान भाग 2 का दूसरा पाठ, जो कि एक आत्मकथा का अंश है जिसका शीर्षक है जूझ और जिसके लेखक हैं श्री आनंद यादव। डॉक्टर आनंद यादव का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। ये बहुत लंबे समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इन्होंने लगभग 25 पुस्तकें लिखी। इन्होंने उपन्यास, कविता व समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही। जूझ उपन्यास पर इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उस परिवेश की विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी संघर्ष और उसकी अनूठी झांकी दिखाई देती है। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट, व्याकुलता सुनाई देती है। बच्चों, इस पाठ को हम एक फिल्म के माध्यम से देखेंगे। आप जब यह फिल्म देख लेंगे तो उस फिल्म को देखने के बाद आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर आप मुझसे संपर्क जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं जूझ कहानी की ये फिल्म। जूझ, लेखक डॉक्टर आनंद यादव। जूझ उपन्यास डॉक्टर आनंद यादव के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है, जिसके लिए उन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह उपन्यास एक किशोर के देखे और भोगे हुए ग्रामीण जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उस परिवेश की विश्वसनीय जीवंतता की एक गाथा है। यह उपन्यास हमें शिक्षा के प्रति ललक, शिक्षकों के प्रति आदर, पात्रता, दृढ़ संकल्प होना और संघर्षशील और जुझारू बनने की शिक्षा देता है। ये कहानी डॉक्टर आनंद यादव के बचपन की कहानी है, जब उन्हें आनंदा के नाम से पुकारा जाता था। आनंदा के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया था और खेती के काम में लगा दिया था। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, पर वह पिता से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे उनसे पीटे जाने का भय सताता था। उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रमशः इससे मिलने वाला लाभ निरंतर घट रहा है। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। वह अपने इन विचारों को अपनी मां को बताता है। मां उसकी बातों को समझती है
उसकी भावनाओं को समझती है, पर अपनी लाचारी भी प्रकट करती है कि वह किसी भी प्रकार से उसकी मदद नहीं कर पाएगी। तब दोनों गांव के सरपंच दत्ताजी राव सरकार के पास जाते हैं और आनंदा की पढ़ाई के संबंध में बात करते हैं। वह दत्ताजी राव को समझाता है कि उसके दादा यानी उसके पिता सारा दिन केवल बाजार में घूमते हैं, खेती का कोई काम नहीं करते। उन्होंने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद करवा दी ताकि वह सारे गांव में आज़ादी से घूम सके। यह बात सुनकर दत्ताजी राव चिढ़ जाते हैं और चलते चलते वे लेखक से कहते हैं कि अब तुम अपने पिता के साथ आना। दत्ताजी राव उसके पिता यानी दादा को अच्छी तरह समझाते हैं और उनके समझाने पर दादा उनकी बात का सम्मान करते हुए उनकी बातों को मानता है, लेकिन लेखक के सामने बहुत सारी शर्तें रखता है। वह कहता है कि खेतों में पानी लगाने के लिए, खेती का अन्य काम निपटाने के लिए, गाय बैल को चराने के लिए, खेतों को जोतने के लिए उसे समय निकालना होगा। यदि वह स्कूल जाना चाहता है तो जरूर जाए, लेकिन यदि खेती का ज्यादा काम होगा तो उसे स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ेगी। लेखक सहर्ष सब कुछ मान जाता है। वह घर से निकलता है, खेतों में काम करता है, ढोर डंगर चराता है, पानी लगाता है और फिर विद्यालय पहुंचता है। उसके जीवन का ये संघर्ष केवल खेतों तक सीमित नहीं था। जब वह विद्यालय पहुंचता है तो जाकर 5वीं कक्षा में बैठने लगता है। उस कक्षा में 2 लड़कों को छोड़कर बाकी सभी बच्चे नए होते हैं। वह अपने आप को बाहरी या अपरिचित जैसा महसूस करता है। अपने थैले में वह पुरानी किताबों को ले जाता है। कक्षा के शरारती बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका गमछा छीन लेते हैं और मास्टर जी की मेज पर बिछा देते हैं। उसके बाद वे उस गमछे को सिर पर लपेटकर मास्टर जी की नकल उतारनी शुरू कर देते हैं। लेखक को यह बिल्कुल पता नहीं था कि विद्यालय जाने पर उसे इस प्रकार के संघर्ष को झेलना पड़ेगा, उससे जूझना पड़ेगा। बीच की छुट्टी में भी लड़के उसकी धोती खोलने की कोशिश करते हैं और तरह तरह से उसे परेशान करते हैं। लेखक सब कुछ मास्टर जी को बता देता है। कुछ समय के बाद धीरे धीरे लड़कों के साथ उसका परिचय बढ़ने लगता है। मंत्री नामक मास्टर आते हैं। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। वे लड़कों की पीठ पर घूंसा लगाते हैं। शरारती बच्चे उनसे बहुत डरते हैं। वे गणित विषय पढ़ाया करते थे। कक्षा में वसंत पाटिल नाम का एक कमजोर शरीर वाला लेकिन होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था और हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर जी ने उसे मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने लगा। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे।
अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा। श्री न वा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते पढ़ाते वे स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ते थे, पढ़ाते थे और गाते भी थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थीं। कविता के साथ ऐसे जुड़े थे वे कि अभिनय करके भावबोध कराते थे और स्वयं भी कविता रचते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित था। खेतों पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर जी के अनुसार ही कविताएं गाता था। उन्हीं की तरह अभिनय करता था। उस समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह से पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया है। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविताओं को गा सकता था, नृत्य कर सकता था, थुई थुई करके नाच सकता था। उसने कविता गाने की अपनी एक पद्धति विकसित की। अब उसके चेहरे पर कविता के अनुसार भाव आने लगे। मास्टर जी को लेखक का गायन अच्छा लगने लगा और उन्होंने एक दिन उसे 6ठी-7वीं कक्षा के लड़कों के सामने भी गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसने गाया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे। उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह भी थे। वे उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी जैसे लगने लगे थे। वरना लेखक यह सोचता था कि कवि हाड़ मास से बने हुए कोई मनुष्य नहीं होते, बल्कि वे किसी दुनिया के जीव होते हैं। मास्टर सौंदलगेकर भी एक कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास होने लगा कि कवि भी उसी की तरह से साधारण मनुष्य होते हैं, जिन्हें कभी क्रोध आता है, कभी लोभ होता है। लेखक को ऐसा भी लगने लगा कि वह स्वयं भी कविता रच सकता है। मास्टर जी के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता उसने लिखी। उसने मालती बेल और कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर भी कविता रच सकता है। भैंस चराते चराते वह फसलों व जंगली फूलों तथा अन्य चीजों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर जोर से गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता। कविता लिखने के लिए वह कागज व पेंसिल रखने लगा और उनके न होने पर वह भैंस की पीठ पर लिख लिख कर कविता रचने लगा। जब कविता उसे याद हो जाती तो वह भैंस की पीठ पर लिखी हुई कविता को मिटा देता। कभी कभी कविता रचने के बाद उससे सब्र नहीं होता और वह रात को ही मास्टर सौंदलगेकर को अपनी कविता दिखाने के लिए पहुंच जाता। मास्टर जी उसकी कविता को ध्यान से पढ़ते, देखते और उसे काव्य शास्त्र समझाते। वे उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय आदि का भी ज्ञान करवाते। इस प्रकार लेखक को मास्टर जी की निकटता मिलती और उसकी मराठी भाषा में सुधार होता। वह शब्दों के महत्व को अब समझने लगा था। अब वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर
आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति को दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस को समझने लगा था। उनके प्रोत्साहित करने पर उसने अनेक कविताएं लिख डाली थीं। बच्चों, इस कहानी में आनंदा के शिक्षक श्री सौंदलगेकर जी की भी विशेषताएं उजागर होती हैं। वे न केवल मराठी और संस्कृत व अंग्रेजी के विद्वान थे, बल्कि एक स्नेहशील, समर्पण भाव रखने वाले, निस्वार्थ आदर्श शिक्षक भी थे। ऐसे उपन्यास के रचयिता डॉक्टर आनंद यादव को बहुत बहुत प्रणाम।